नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में। और उनकी माताजी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। पिताजी का नाम है सुखबीर सिंह संधू जी और माताजी का नाम है सुप्रीत कौर जी। ये परिवार पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। बहुत मन्नतों के बाद उन्हें एक बहुत सुंदर बिटिया हुई थी। घर के लोगों ने बहुत प्यार से उसका नाम रखा था अबाबत कौर। अबाबत का अर्थ दूसरे की सेवा से जुड़ा है, दूसरों का कष्ट दूर करने से जुड़ा है। अबाबत जब सिर्फ 39 दिन की थी तभी वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन सुखबीर सिंह संधू जी और उनकी पत्नी सुप्रीत कौर जी ने, उनके परिवार ने बहुत ही प्रेरणादायी फैसला लिया। ये फैसला था 39 दिन की उम्र वाली बेटी के अंगदान का, ऑर्गन डोनेशन का। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर सुखबीर सिंह और उनकी श्रीमती जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। सुखबीर जी नमस्ते। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। सुखबीर जी, मैं आज मन की बात के संबंध में सोच रहा था तो मुझे लगा कि अबाबत की बात इतनी प्रेरक है, वो आप ही के मुंह से सुनूं, क्योंकि घर में बेटी का जन्म जब होता है तो अनेक सपने, अनेक खुशियां लेकर आता है। लेकिन बेटी इतनी जल्दी चली जाए, वो कष्ट कितना भयंकर होगा उसका भी मैं अंदाज लगा सकता हूँ। जिस प्रकार से आपने फैसला लिया तो मैं सारी बात जानना चाहता हूँ जी। सर, भगवान ने बहुत अच्छा बच्चा दिया था हमें। बहुत प्यारी गुड़िया हमारे घर में आई थी। उसके पैदा होते ही हमें पता चला कि उसके दिमाग में एक ऐसा नाड़ियों का गुच्छा बना हुआ है जिसकी वजह से उसके दिल का आकार बड़ा हो रहा है। तो हम हैरान हो गए कि बच्चे की सेहत इतनी अच्छी है, इतना खूबसूरत बच्चा है और इतनी बड़ी समस्या लेकर पैदा हुआ है। तो पहले 24 दिन तक तो बहुत ठीक रहा बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल रहा। अचानक उसका दिल एकदम काम करना बंद हो गया। तो हम जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहां डॉक्टरों ने उसको रिवाइव तो कर दिया, लेकिन समझने में टाइम लगा कि इसको क्या दिक्कत आई, इतनी बड़ी दिक्कत के छोटा सा बच्चा और अचानक दिल का दौरा पड़ गया। तो हम उसको इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ ले गए। वहां बड़ी बहादुरी से उस बच्चे ने इलाज के लिए संघर्ष किया, लेकिन बीमारी ऐसी थी कि उसका इलाज इतनी छोटी उम्र में संभव नहीं था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि उसको रिवाइव करवाया जाए। अगर 6 महीने के आसपास बच्चा चला जाए तो उसका ऑपरेशन करने की सोची जा सकती थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। उन्होंने केवल 39 डेज की जब हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको दोबारा दिल का दौरा पड़ा है, अब उम्मीद बहुत कम रह गई है। तो हम दोनों मियां बीवी रोते हुए इस निर्णय पे पहुंचे कि हमने देखा था उसको बहादुरी से जूझते हुए। बार बार ऐसे लग रहा था जैसे कि अब चला जाएगी, लेकिन फिर रिवाइव कर रही थी। तो हमें लगा कि इस बच्चे का यहाँ आने का कोई मकसद है। तो उन्होंने जब बिल्कुल ही जवाब दे दिया तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस बच्चे के ऑर्गन डोनेट कर दें, शायद किसी और की जिंदगी में उजाला आ जाए। फिर हमने पीजीआई के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उनमें संपर्क किया और उन्होंने हमें गाइड किया कि इतने छोटे बच्चे के केवल किडनीज ही दी जा सकती हैं। परमात्मा ने हिम्मत दी। गुरु नानक साहब का फलसफा है, इसी सोच से हमने डिसीजन ले लिया जी। गुरुओं ने जो शिक्षा दी है उसने आपने जी करके दिखाया जी। सुरप्रीत जी हैं क्या, उनसे बात हो सकती है? जी सर। हेलो। सुरप्रीत जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। आपने इतना बड़ा काम किया है और मैं मानता हूँ देश ये सारी बातें जब सुनेगा तो बहुत लोग किसी की जिंदगी बचाने के लिए आगे आएंगे। अबाबत का ये योगदान है, ये बहुत बड़ा है जी। सर, ये भी गुरु नानक पातशाह जी की शायद बख्शिश थी कि उन्होंने हिम्मत दी ऐसा डिसीजन लेने में। गुरुओं की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुखबीर जी, जब आप अस्पताल में होंगे और
ये हिला देने वाला समाचार जब डॉक्टर ने आपको दिया, उसके बाद भी आपने स्वस्थ मन से, आपने और आपकी श्रीमती जी ने इतना बड़ा निर्णय किया। गुरुओं की सीख तो है ही है, लेकिन आपके मन में इतना बड़ा उदार विचार, और सचमुच में अबाबत का जो अर्थ सामान्य भाषा में कहे तो मददगार होता है, ये काम कर दिया। ये उस पल को मैं सुनना चाहता हूँ जी। सर एक्चुअली हमारे एक फैमिली फ्रेंड है प्रिया जी, उन्होंने अपने ऑर्गन डोनेट किए थे, उनसे भी हमें प्रेरणा मिली। तो उस समय तो हमें लगा कि शरीर जो है पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, जो कोई बिछड़ जाता है, चला जाता है तो उसका शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है, लेकिन अगर उसके ऑर्गन किसी के काम आ जाए तो ये भले का ही काम है। और उस समय में और गर्व महसूस हुआ जब डॉक्टर्स ने ये बताया हमें कि आपकी बेटी इंडिया की यंगेस्ट डोनर बनी है जिसके ऑर्गन सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हुए। तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया कि जो नाम हम अपने पेरेंट्स का इस उम्र तक नहीं कर पाए, एक छोटा सा बच्चा आके इतने दिनों में हमारा नाम ऊंचा कर गया। और इससे और बड़ी बात है कि आज आपसे बात हो रही है इस विषय पे, हम प्राउड फील कर रहे हैं। सुखबीर जी, आज आपकी बेटी का सिर्फ एक अंग जीवित है ऐसा नहीं है। आपकी बेटी मानवता की अमर गाथा की अमर यात्री बन गई है। अपने शरीर के अंश के जरिए वो आज भी उपस्थित है। इसने आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दोनों रहते हैं। ये पिछले 25 साल से लगातार मॉर्निंग वॉक करती थी और अपने हैबिट के अनुसार सुबह 4 बजे अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। उस समय एक मोटरसाइकिल वाले ने इनको पीछे से धक्का मारा और वो उसी समय गिर गई, जिससे उनको सर पे बहुत ज्यादा चोट लगा। तुरंत हम लोगों ने उनको सदर अस्पताल सरायकेला ले गए, जहां डॉक्टर साहब ने उनकी मरहम पट्टी की, पर खून बहुत निकल रहा था और उनको कोई सेंस नहीं था। तुरंत हम लोगों ने उनको टाटा मेन हॉस्पिटल लेके चले गए। वहां उनकी सर्जरी हुई। 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि वहां पे चांसेस बहुत कम है। फिर हमने उनको एयरलिफ्ट करके एम्स दिल्ली लेके आए हम लोग। यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हुई तकरीबन 7-8 दिन। उसके बाद पोजीशन ठीक था। एक दिन उनका ब्लड प्रेशर काफी गिर गया। उसके बाद पता चला उनकी ब्रेन डेथ हो गई है। तब फिर डॉक्टर साहब हमें प्रोटोकॉल के हिसाब ब्रीफ कर रहे थे ऑर्गन डोनेशन के बारे में। हम अपने पिताजी को शायद ये नहीं बता पाते कि ऑर्गन डोनेशन टाइप का भी कोई चीज होता है, क्योंकि हमें लगा वो उस बात को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो उनके दिमाग से हम ये निकालना चाहते थे कि ऐसा कुछ चल रहा है। जैसे हमने उनको बोला कि ऑर्गन डोनेशन की बातें चल रही है, तब उन्होंने बोला कि नहीं, ये मम्मी का बहुत मन था और हमें ये करना है। हम काफी निराश थे उस समय तक, जब तक हमें ये पता चला था कि मम्मी नहीं बच सकेगी। पर जैसे ही ये ऑर्गन डोनेशन वाला डिस्कशन चालू हुआ, वो निराशा एक बहुत ही पॉजिटिव साइड चला गया और हम काफी एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आ गए। उसको करते करते फिर हम लोग रात में 8 बजे काउंसलिंग हुई। दूसरे दिन हम लोगों ने ऑर्गन डोनेशन किया। इसमें मम्मी का एक सोच बहुत बड़ा था कि पहले वो काफी नेत्रदान और इन चीजों में, सोशल एक्टिविटीज में ये बहुत एक्टिव थी। शायद यही सोच को लेकर के ये इतना बड़ा चीज हम लोग कर पाए। और मेरे पिताजी का जो डिसीजन मेकिंग था इस चीज के बारे में, इस कारण से ये चीज हो पाया। कितने लोगों को काम आया अंग? इनका हार्ट, 2 किडनी, लिवर और दोनों आंख, ये डोनेशन हुआ था। तो 4 लोगों की जान और 2 जनों को आंख मिला है। अभिजीत जी, आपके पिताजी और माताजी दोनों नमन के अधिकारी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आपके पिताजी ने इतने बड़े निर्णय में आप परिवारजनों का नेतृत्व किया, ये वाकई बहुत ही प्रेरक है। और मैं मानता हूँ कि माँ तो माँ ही होती है, माँ एक अपने आप में प्रेरणा भी होती है, लेकिन माँ जो परंपराएं छोड़ करके जाती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। अंगदान के लिए आपकी माताजी की प्रेरणा आज पूरे देश तक पहुंच रही है। मैं आपके इस पवित्र कार्य और महान कार्य के लिए आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभिजीत जी, धन्यवाद जी। और आपके पिताजी को हमारे प्रणाम जरूर कह देना। जरूर जरूर, थैंक यू। साथियों, 39 दिन की अबाबत कौर हो या 63 वर्ष की स्नेहलता चौधरी, इनके जैसे दानवीर हमें जीवन का महत्व समझाकर जाते हैं। हमारे देश में आज बड़ी संख्या में ऐसे जरूरतमंद है जो स्वस्थ जीवन की आशा में किसी ऑर्गन डोनेट करने वाले का इंतजार कर रहे हैं।
मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। इस दिशा में राज्यों की डोमिसाइल की शर्त को हटाने का निर्णय भी लिया गया है। यानी अब देश के किसी भी राज्य में जाकर मरीज ऑर्गन प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करवा पाएगा। सरकार ने ऑर्गन डोनेशन के लिए 65 वर्ष से कम आयु की आयु सीमा को भी खत्म करने का फैसला लिया है। इन प्रयासों के बीच मेरा देशवासियों से आग्रह है कि ऑर्गन डोनर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए। आपका एक फैसला कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है, जिंदगी बना सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये नवरात्र का समय है, शक्ति की उपासना का समय है। आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। आपने सोशल मीडिया पर एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी को जरूर देखा होगा। सुरेखा जी एक और कीर्तिमान बनाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की भी पहली महिला लोको पायलट बन गई है। इसी महीने प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस उनकी डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स ने ऑस्कर जीतकर देश का नाम रोशन किया है। देश के लिए एक और उपलब्धि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की साइंटिस्ट बहन ज्योतिर्मयी मोहंती जी ने भी हासिल की है। ज्योतिर्मयी जी को केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में IUPAC का विशेष अवार्ड मिला है। इस वर्ष की शुरुआत में ही भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर नया इतिहास रचा। अगर आप राजनीति की ओर देखेंगे तो एक नई शुरुआत नागालैंड में हुई है। नागालैंड में 75 वर्षों में पहली बार 2 महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची है। इनमें से एक को नागालैंड सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। यानी राज्य के लोगों को पहली बार एक महिला मंत्री भी मिली है। साथियों, कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात उन जाबाज बेटियों से भी हुई जो तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों की मदद के लिए गई थी। ये सभी NDRF के दस्ते में शामिल थी। उनके साहस और कुशलता की पूरी दुनिया में अगले महीने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में सौराष्ट्र तमिल संगमम होने जा रहा है। सौराष्ट्र तमिल संगमम 17 से 30 अप्रैल तक चलेगा। मन की बात के कुछ श्रोता जरूर सोच रहे होंगे कि गुजरात के सौराष्ट्र का तमिलनाडु से क्या संबंध है। दरअसल सदियों पहले सौराष्ट्र के अनेकों लोग तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में बस गए थे। ये लोग आज भी सौराष्ट्री तमिल के नाम से जाने जाते हैं। उनके खान पान, रहन सहन, सामाजिक संस्कारों में आज भी कुछ कुछ सौराष्ट्र की झलक मिल जाती है। मुझे इस आयोजन को लेकर तमिलनाडु से बहुत से लोगों ने सराहना भरे पत्र लिखे हैं। मदुरई में रहने वाले जयचंद्रन जी ने एक बड़ी ही भावुक बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि 1000 साल के बाद पहली बार किसी ने सौराष्ट्र तमिल के रिश्तों के बारे में सोचा है। सौराष्ट्र से तमिलनाडु आकर के बसे हुए लोगों को पूछा है। जयचंद्रन जी की बातें हजारों तमिल भाई बहनों की अभिव्यक्ति है। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को मैं असम से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में बताना चाहता हूं। ये भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। आप सभी जानते हैं कि हम वीर लासित बोरफुकन जी की 400वीं जयंती मना रहे हैं। वीर
लासित बोरफुकन ने अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथों से गुवाहाटी को आजाद करवाया था। आज देश इस महान योद्धा के अदम्य साहस से परिचित हो रहा है। कुछ दिन पहले लासित बोरफुकन के जीवन पर आधारित निबंध लेखन का एक अभियान चलाया गया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके लिए करीब 45 लाख लोगों ने निबंध भेजे। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि अब यह एक गिनीज रिकॉर्ड बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है, और जो ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि वीर लासित बोरफुकन पर ये जो निबंध लिखे गए हैं, उसमें करीब करीब 23 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है और लोगों ने भेजा है। इनमें असमिया भाषा के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, बोडो, नेपाली, संस्कृत, संथाली जैसी भाषाओं में लोगों ने निबंध भेजे हैं। मैं इस प्रयास का हिस्सा बने सभी लोगों की हृदय से प्रशंसा करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब कश्मीर या श्रीनगर की बात होती है तो सबसे पहले हमारे सामने उसकी वादियां और डल झील की तस्वीर आती है। हम में से हर कोई डल झील के नजारों का लुत्फ उठाना चाहता है, लेकिन डल झील में एक और बात खास है। डल झील अपने स्वादिष्ट लोटस स्टेम्स, कमल के तनों या कमल ककड़ी के लिए भी जानी जाती है। कमल के तनों को देश में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। कश्मीर में इन्हें नादरू कहते हैं। कश्मीर के नादरू की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस डिमांड को देखते हुए डल झील में नादरू की खेती करने वाले किसानों ने एक एफपीओ बनाया है। इस एफपीओ में करीब 250 किसान शामिल हुए हैं। आज ये किसान अपने नादरू को विदेशों तक भेजने लगे हैं। अभी कुछ समय पहले ही इन किसानों ने 2 खेप यूएई भेजी है। ये सफलता कश्मीर का नाम तो कर ही रही है, साथ ही इससे सैकड़ों किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। साथियों, कश्मीर के लोगों का कृषि से ही जुड़ा हुआ ऐसा ही एक और प्रयास इन दिनों अपनी कामयाबी की खुशबू फैला रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कामयाबी की खुशबू क्यों बोल रहा हूं? बात है ही खुशबू की, सुगंध की ही तो बात है। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक कस्बा है भदरवा। यहाँ के किसान अगले महीने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में सौराष्ट्र तमिल संगमम होने जा रहा है। सौराष्ट्र तमिल संगमम 17 से 30 अप्रैल तक चलेगा। मन की बात के कुछ श्रोता जरूर सोच रहे होंगे कि गुजरात के सौराष्ट्र का तमिलनाडु से क्या संबंध है। दरअसल सदियों पहले सौराष्ट्र के अनेकों लोग तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में बस गए थे। ये लोग आज भी सौराष्ट्री तमिल के नाम से जाने जाते हैं। उनके खान पान, रहन सहन, सामाजिक संस्कारों में आज भी कुछ कुछ सौराष्ट्र की झलक मिल जाती है। मुझे इस आयोजन को लेकर तमिलनाडु से बहुत से लोगों ने सराहना भरे पत्र लिखे हैं। मदुरई में रहने वाले जयचंद्रन जी ने एक बड़ी ही भावुक बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि 1000 साल के बाद पहली बार किसी ने सौराष्ट्र तमिल के रिश्तों के बारे में सोचा है। सौराष्ट्र से तमिलनाडु आकर के बसे हुए लोगों को पूछा है। जयचंद्रन जी की बातें हजारों तमिल भाई बहनों की अभिव्यक्ति है। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को मैं असम से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में बताना चाहता हूं। ये भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। आप सभी जानते हैं कि हम वीर लासित बोरफुकन जी की 400वीं जयंती मना रहे हैं। वीर
लासित बोरफुकन ने अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथों से गुवाहाटी को आजाद करवाया था। आज देश इस महान योद्धा के अदम्य साहस से परिचित हो रहा है। कुछ दिन पहले लासित बोरफुकन के जीवन पर आधारित निबंध लेखन का एक अभियान चलाया गया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके लिए करीब 45 लाख लोगों ने निबंध भेजे। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि अब यह एक गिनीज रिकॉर्ड बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है, और जो ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि वीर लासित बोरफुकन पर ये जो निबंध लिखे गए हैं, उसमें करीब करीब 23 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है और लोगों ने भेजा है। इनमें असमिया भाषा के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, बोडो, नेपाली, संस्कृत, संथाली जैसी भाषाओं में लोगों ने निबंध भेजे हैं। मैं इस प्रयास का हिस्सा बने सभी लोगों की हृदय से प्रशंसा करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब कश्मीर या श्रीनगर की बात होती है तो सबसे पहले हमारे सामने उसकी वादियां और डल झील की तस्वीर आती है। हम में से हर कोई डल झील के नजारों का लुत्फ उठाना चाहता है, लेकिन डल झील में एक और बात खास है। डल झील अपने स्वादिष्ट लोटस स्टेम्स, कमल के तनों या कमल ककड़ी के लिए भी जानी जाती है। कमल के तनों को देश में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। कश्मीर में इन्हें नादरू कहते हैं। कश्मीर के नादरू की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस डिमांड को देखते हुए डल झील में नादरू की खेती करने वाले किसानों ने एक एफपीओ बनाया है। इस एफपीओ में करीब 250 किसान शामिल हुए हैं। आज ये किसान अपने नादरू को विदेशों तक भेजने लगे हैं। अभी कुछ समय पहले ही इन किसानों ने 2 खेप यूएई भेजी है। ये सफलता कश्मीर का नाम तो कर ही रही है, साथ ही इससे सैकड़ों किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। साथियों, कश्मीर के लोगों का कृषि से ही जुड़ा हुआ ऐसा ही एक और प्रयास इन दिनों अपनी कामयाबी की खुशबू फैला रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कामयाबी की खुशबू क्यों बोल रहा हूं? बात है ही खुशबू की, सुगंध की ही तो बात है। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक कस्बा है भदरवा। यहाँ के किसान दशकों से मक्के की पारंपरिक खेती करते आ रहे थे, लेकिन कुछ किसानों ने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती का रुख किया। आज यहाँ के करीब 2500 किसान, 2500 किसान लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। इन्हें केंद्र सरकार के एरोमा मिशन से मदद भी मिली है। इस नई खेती ने किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा किया है और आज लेवेंडर के साथ साथ इनकी सफलता की खुशबू भी दूर दूर तक फैल रही है। साथियों, जब कश्मीर की बात हो, कमल की बात हो, फूल की बात हो, सुगंध की बात हो, तो कमल के फूल पर विराजमान रहने वाली मां शारदा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। कुछ दिन पूर्व ही कुपवाड़ा में मां शारदा के भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ है। ये मंदिर उसी मार्ग पर बना है जहां से कभी शारदा पीठ के दर्शनों के लिए जाया करते थे। स्थानीय लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में बहुत मदद की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार मन की बात में बस इतना ही। अगली बार आपसे मन की बात के 100वें एपिसोड में मुलाकात होगी। आप सभी अपने सुझाव जरूर भेजिए। मार्च के इस महीने में हम होली से लेकर नवरात्रि तक
कई पर्व और त्योहारों में व्यस्त रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना भी शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिनों में श्री राम नवमी का महापर्व भी आने वाला है। इसके बाद महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और ईस्टर भी आएंगे। अप्रैल के महीने में हम भारत के दो महान विभूतियों की जयंती भी मनाते हैं। ये दो महापुरुष हैं महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब आम्बेडकर। इन दोनों ही महापुरुषों ने समाज में भेदभाव मिटाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। आज आजादी के अमृतकाल में हमें ऐसी महान विभूतियों से सीखने और निरंतर प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें अपने कर्तव्यों को सबसे आगे रखना है। साथियों, इस समय कुछ जगहों पर कोरोना भी बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी को एहतियात बरतनी है, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। अगले महीने मन की बात के 100वें एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली के राजघाट, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं, तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है।
तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने डाली है। कांग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए, और आज भी इस देश की आजादी के लिए ही लड़ रही है। कभी कभी मैं सोचती हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है। क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है? किसकी संपत्ति है? ये राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है। ये पीएसयू किसके हैं? किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी से तो आपका रोजगार आता है। और आपको बता दें कि राहुल की सदस्यता जो रद्द की गई है, उसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर सरकार पर तमाम सवाल खड़े करती नजर आ रही है। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको दिल्ली के राजघाट ले चलते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बेरोजगार नौजवान क्यों दिखते हैं? इतनी महंगाई क्यों है? इतनी महंगाई क्यों है? क्या आप इतने बड़े काम कर सकते हो लेकिन एक गैस सिलेंडर का दाम कम नहीं कर सकते? आप छोटे व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते? आप रोजगार नहीं बनवा सकते? तो फिर आपकी सरकार किस काम की है? लोगों को दबाने के लिए है या अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए है? तो आज ये समय आ गया है कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए। अब आप सोचिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला, उसके साथ लाखों लोग चले। क्या पैगाम लेके चला? किस लिए चला? उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़ के चले? समता, एकता की भावना थी। आज आपके सारी मीडिया, आपके सारे मंत्री, आपके सारे सांसद, आपके सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया, राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया। क्या एक आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर 5000 किलोमीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है? क्या ये आदमी एक वर्ग का अपमान कर सकता है? तो ये आदमी क्या कर रहा है? ये आपकी आवाज उठा रहा है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि
गरीबों को अपना हक दो, नौजवानों को अपना हक दो, महिलाओं को अपना हक दो। यही तो कह रहा है। और हक क्या है? हक ये है कि जो आपका है वो आपके हाथों में जाना चाहिए, किसी बड़े उद्योगपति के हाथ में नहीं, जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। ये है आपका हक। उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप समझिए, ये एक इंसान की बात नहीं है, ये एक राहुल गांधी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है, तो हम किस बात की को बचाने की कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम? लोकतंत्र क्या होता है? खुल के जवाब मांगो, सवाल उठाओ। यही तो लोकतंत्र है कि आपको कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं भाई हमारे लिए ये क्यों नहीं किया, इतनी महंगाई क्यों है। हफ्ते बाद वो आदमी वापस जाता है, कहता है केस खोल दी, सुन लीजिए अब हम तैयार हैं। 1 महीने के अंदर अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलेगी। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई। और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद से बाहर कर देंगे इनको। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को ये देश पहचानता है। मेरे परिवार ने मुझे एक चीज सिखाई है कि ये देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है। ये देश सच्चाई को पहचानता है। और मैं जानती हूं कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा। मेरे मीडिया के साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूं, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। मैं जानती हूं आप पर कितना दबाव है। मैं जानती हूं कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको ये कहना है, आज आपको ये लिखना है। लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज लोकतंत्र खतरे में है। अगर सरकार सवाल उठाने वाले को 8 सालों के लिए संसद से निकाल सकती है, अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाव लड़ने की ही इजाजत नहीं है, तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत हो रहा है। और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। जब आप पत्रकार बने, शुरू में जब आप काम के लिए आए, तो आपके दिल में भी ये होगी बात कि देश के लिए मैं सच्चाई बोलूंगा, मैं सच्चाई बोलूंगी। आज आप बोल नहीं पा रहे हैं, हिम्मत करिए, खड़े हो जाइए आप भी। और जैसे खड़गे जी ने कहा कि तमाम पार्टियों ने आज अपनी आवाज उठाई है, उनका हम सब धन्यवाद देते हैं। और हम सबको एक होना पड़ेगा, इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खतरे में है।
आज इस देश की सारी संपत्ति एक आदमी को सौंपी जा रही है और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। बहुत गलत हो रहा है। अगर आज मेरे भाइयों और बहनों आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो इस देश को बहुत खतरे में डाल देंगे। इसीलिए यहां खड़े हुए महात्मा गांधी जी की समाधि के कुछ ही गज दूर खड़े हुए मैं आपको याद दिलाती हूं कि कितनों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, कितनों ने इस देश की धरती, इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। ये अफसर हैं यहाँ तैनात खड़े हैं, इसी तरह से इनके भाई सरहद पे खड़े होते हैं हमारे लिए, आज भी अपना खून बहा रहे हैं। क्या इसके लिए? और यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सुन रहे थे जिन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया है और अन्य राजनीतिक दल जो इस वक्त राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं उनको धन्यवाद भी दिया। फिलहाल लाइव न्यूज में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।